हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट सीरीज फॉर द एडवांस मैथमेटिक्स। और क्योंकि ये एडवांस मैथमेटिक्स है तो ऑब्वियस है कि ये मेंस वाले टॉपिक को तो पूरी तरीके से कवर कर लेगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग एलजेब्रा से। एलजेब्रा आई मीन सेट थ्योरी हमारा पहला चैप्टर है, उसी को हम लोग पिक करेंगे, पहले ही स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे सेंगेज फोर्थ एडिशन, जो अभी लेटेस्ट बुक आया हुआ है उसको फॉलो करेंगे। बट कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग और अप्रोच बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, तो उन्हें बाहर से भी पिक कर लेंगे। अल्टीमेटली पर्पस यही है कि हम लोग हर एक तरीके के क्वेश्चन को ना सिर्फ इंटरप्रेट कर सके सही तरीके से, उनको सॉल्व भी कर सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, आज का बेसिकली टॉपिक जो है चैप्टर के प्री रिक्विजिट, यानी कि कौन कौन से कंसेप्ट की जरूरत है। काइंड ऑफ कह सकते हो आप सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन, सेट थ्योरी कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यस, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो ये बाहर के सोर्स से हम लोग पिक कर रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आ जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ फाउंडेशन जहां पे हम अपने आगे के कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक शॉर्ट डिस्कशन अबाउट चैनल। तो चैनल तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेरे बारे में मैं बता देता हूँ। मेरा नाम आलोक है। आप जैसे चाहो सर, भैया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से आप कह सकते हो। कमेंट बॉक्स में कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बारे में अगर आप बैकग्राउंड मेरा जानना चाहते हो तो मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, इसके अलावा जो है सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू, एकेडमिक एक्सपीरियंस यानी कि लंबे टाइम तक मैंने टीच किया हुआ है, कारपोरेट एक्सपीरियंस एंड करंटली आई एम वर्किंग प्रोफेशनल। तो इतना टाइम नहीं रहता है। हमारे जो क्लासेस रहेगा वो ऑलमोस्ट वन आवर के आसपास ही रहेगा। 1 आवर बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, 1 आवर के आसपास रहेगा। बट कोशिश यही रहेगा कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच आप डेवलप कर सको। नाउ चैनल के बारे में आपको समझने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाइए और उसके फर्स्ट वीडियो को चेक करो। आप वहां पे एक सर्टेन अप्रोच, एक सर्टेन विजन आपको मिलेगा, जो हमारे एटलीस्ट जो हमारे स्टडी को प्रॉपर वे से यानी प्रॉपर गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि हमें किस अप्रोच से, किस विजन से हमें हमारी पढ़ाई को करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट थ्योरी, जो प्री रिक्विजिट है उसको पहले डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो सेट थ्योरी को समझने के लिए पहले मैं उसको ओरिजिन को समझना पड़ेगा। सेट थ्योरी, इसका ओरिजिन। नाउ इसके ओरिजिन को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स के ओरिजिन को समझना पड़ेगा। सो व्हेन इट कम्स टू द मैथमेटिक्स इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग। सारा कहानी इसका काउंटिंग का ही है। ठीक है, कुछ भी चीज आप देखोगे मैथ में वो समहाउ काउंटिंग ही करते रहते हैं। काउंटिंग हेल्प करता है पैटर्न ऑब्जर्व करने में। तो अगर इसका एक एक्सटेंसिव वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन अगर आप देखोगे तो हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते रहते हैं, पैटर्न को एनालाइज करते रहते हैं। और इस चीज के लिए हमें अगर देखोगे तो मैथ कैसे इवॉल्व हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक्स इन द फॉर्म ऑफ एल्जिब्रा, एल्जिब्रा। फिर आप आ जाओ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड फिर आ जाओ आप ट्रिग्नोमेट्री। ये सब कुछ मिलके जो है हमारे सेट थियरी को इवॉल्व होने में हेल्प की है। तो जैसे अर्थमेटिक्स में क्या आता है आपका नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर। हमें पता है नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जिसके हेल्प से हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। ये बेसिक बात है, आपको पहले से ही पता है। फिर इसके बाद आता है, अगर आप इसको अगर आप फील करना चाहो तो पहले के लोग जब हंटर गैदरर्स हुआ करते तो कहीं किन चीजों को काउंट करते होंगे, उनके लाइफ में जीरो का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा होगा। लेकिन देन रियलाइज कि जीरो भी एक नंबर है, उसका भी एक इंपॉर्टेंस है। तो फिर होल नंबर का कंसेप्ट आया, होल नंबर का कंसेप्ट जहां पे जीरो इंक्लूड कर रहा है काउंटिंग नंबर्स में। क्लियर। फिर जैसे ही ह्यूमन इवॉल्व हुआ, सोसाइटी इवॉल्व हुई, देन ट्रांजैक्शंस होने लगे। तो ट्रांजैक्शंस के दौरान हमें निगेटिव नंबर्स का भी इंपॉर्टेंस देखने को मिला, जिसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स बोलने लगे। इंटीजर्स मींस
नेगेटिव नंबर्स मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये भी इंक्लूड होने लगे। फिर उसके बाद हमें इंपॉर्टेंस समझ में आया कि कैसे जो नंबर के पार्ट्स होते हैं, जैसे समथिंग मुझे किसी 2/5 को फिगर आउट करना है, मींस इतने में से सम पार्ट्स मेरा है। तो जैसे जैसे इवॉल्व हुआ तो यहाँ पे आपका देखने को मिलता है रैशनल नंबर का इंपॉर्टेंस। रैशनल नंबर यानी कि वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में है, बट q आपका 0 नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आता है, अच्छा रैशनल नंबर में एक चीज और थी, हम लोग जब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे तो समझ में आया कि कुछ भी जो रैशनल नंबर का कंडीशन ऐसा है कि वो या तो टर्मिनेट कर जाए, जैसे 2/5 है, आप इसको डिवाइड करोगे तो टर्मिनेट कर सकते हो, या फिर वो रिपीट करे, जैसे 1/3 आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.3333 करते चले जाइए। तो ऐसे को बोल दिया गया रैशनल नंबर। फिर ऐसे भी नंबर से एनकाउंटर हुए जो ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं ना रिपीट कर रहे हैं, जैसे हम लोग जब ज्योमेट्रिक एनालिसिस में आते हैं, तो हमने देखा एक ऐसा स्क्वायर टाइप का कोई ज्योमेट्री है जो इसका 1 और 1, बट यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो वैल्यू आ रहा है वो √2, और ये जो √2 का वैल्यू है इसको हमने फिगर आउट किया तो हमें समझ में आया कि ये तो कुछ ऐसा वैल्यू है जो ना तो किसी पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो इनका भी एक नामकरण करना पड़ा, इनको भी एक आइडेंटिटी देना पड़ा। वी कॉल इट इर्रेशनल नंबर। और जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता गया, वो चीजों को पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि ह्यूज नंबर्स लगने लगे तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स के बजाय इन्होंने क्या किया, फॉर्मूला वगैरह का यूज करने लगे। तो उसमें ज्योमेट्री अलजेब्रा का रोल आता है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई अल्टीमेटली पैटर्न ही फॉलो करना है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक पैटर्न है। और पैटर्न क्या है, 1 का गैप है सब में। ऐसे पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है ना, लाइक 1, 4, 9, 16, ये एक पैटर्न है जो कि आप कह सकते हो स्क्वायर नंबर का पैटर्न है ना। ऐसे ही मैं कर दे रहा हूं 6, 11, 16 एंड सो ऑन। ये एक ऐसा पैटर्न है कि जब मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो इसका रिमाइंडर आ रहा है उसको इसमें ऐड करके, तो इस सबको पैटर्न को ह्यूज पैटर्न में बनाने के बजाय हमने क्या किया, फॉर्मूला का इस्तेमाल करने लगे, यानी कि वेरिएबल्स का इस्तेमाल करने लगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स वो चीज जो वैल्यू चेंज हो सके। तो जैसे यही मुझे लिखना हो तो मैंने लिख दिया 5x + 1, 5x + 1। अब आप x की जगह जो है, x जो है नेचुरल नंबर रखते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। x जो है हमारा क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल। तो सिंबल्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना है, सिंबल्स को भी धीरे धीरे ये चीजें हो जाएगा। अभी हम लोग बस बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं। सो वेरिएबल्स अब फर्दर जब इवॉल्व हुए आगे चल के, तो वेरिएबल्स कई अलग अलग तरीकों को देखने को मिले। हमें ऐसा सिचुएशन भी देखने को मिल रहा है कि कुछ पैटर्न को हमने ऑब्जर्व किया जहां पे एक तो मल्टीपल वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, समथिंग लाइक x + y इस तरह से, या फिर समटाइम हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट, लाइक x², x³ x + y इस तरह से। क्लियर है यहाँ पे? सी जब हम बात करते हैं इसका वेरिएबल्स या फिर जो ये इक्वेशंस वगैरह देखने को मिल रहा है, एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, अलजेब्रा में जो हम लोग यूज करते हैं इसको प्रेजेंट करने के लिए, किसी पैटर्न को प्रेजेंट करने के लिए, आप कह सकते हो इसको एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को जो है सिंबल या फिर वेरिएबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जो क्या क्या यूज करता है, कुछ कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट है 5 and 1, यहाँ पे 5 and 1 कांस्टेंट है। वेरिएबल जो चेंज हो सके, सी कांस्टेंट और वेरिएबल में चेंज क्या, अगर आप कहोगे तो कांस्टेंट हमेशा हमारा फिक्स्ड होता है, वेरिएबल
हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। और कुछ ऑपरेशंस देखने को मिलता है, ऑपरेशंस दैट इज एक्स प्लस प्लस क्या है हमारा ऑपरेशन है, इनटू ऑपरेशन, ये सारी चीजें। तो इनको कॉम्बिनेशन हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सप्रेशन, जो कि उस पर्टिकुलर पैटर्न को एनालाइज करने के लिए हम लोग चीजों को प्रेजेंट करते हैं। यहां तक क्लियर है? गुड, वेरी गुड। इसी में एक सेकंड में थोड़ा सा मिटा दूं, जस्ट वेट, जस्ट इन एक्सप्रेशंस को जब हम लोगों ने वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन को, जैसे कि 5x+1, इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेट कर दिया 0 से या फिर किसी भी चीज से इक्वेट कर दिया, दिस बिकम इक्वेशन। इसके हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, वेरिएबल हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, वेरिएबल को हम लोग जो है क्या कर ले रहे हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ओके, ये तो चलो ठीक है, अपना अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इवॉल्व हो रही थी। ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स भी इवॉल्व हो रहा था, जहां पे हम लोग शेप और साइज को स्टडी कर रहे थे, शेप और साइज को स्टडी, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सारी चीजें, इन सब चीजों के स्टडी। और फिर इसका फर्दर एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, जहां पे हम लोग एंगल और जो साइड्स हैं इसके, मान लीजिए ये एच और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस, जहां पे हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड बाकी के भी जो रिमेनिंग है, उनको हम लोगों ने देखा कि कैसे ये एंगल और साइड्स के बीच में रेशियोज बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें भी चल रही थी। अब इसी दौरान एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिस्कार्टस, या जो भी बोलो। इन्होंने एक बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया दिया। इनको समझ में आ गया था कि भाई जो शेप है या फिर कह सकते हो विजुअल मैथमेटिक्स, वो हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन देता है, इवन हैवी कैलकुलेशन का भी, हैवी नंबर्स, हैवी डेटा का भी एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही शार्प विजुअलाइजेशन देता है किसी चीज के पैटर्न को अगर एनालाइज करना हो। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि सी, अभी जनरली आप एक नंबर लाइन पे चीजों को पुट कर रहे हो, इन्होंने क्या किया, दो नंबर लाइन ले लिए, एक्स और वाई, और यहां पर जो है, जैसे एग्जांपल के लिए आप इसी इक्वेशन को ले लीजिए, इसी इक्वेशन को ले, उन्होंने क्या किया, आप चाहते हो कि इक्वेशन फाइंड आउट करना, मैं कह रहा हूं इसको मैंने y = 5x+1 से इक्वेट कर दिया। सो दिस इज आवर 1 2 समथिंग, और इसको मैंने x एक्सिस मान लिया, यानी कि x के वैल्यू, और जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है तो y मुझे क्या मिलता जा रहा है, ये वैल्यू जो भी। इसके हेल्प से मैंने इस इक्वेशन के बिहेवियर को समझ लिया, या कह लो आप पैटर्न को देख के विजुअलाइज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कुछ ये ऐसा आ रहा है, समझ के लिए पैटर्न कुछ ऐसा आ रहा है, तो एक विजुअलाइजेशन मुझे ये मिल रहा है कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, इक्वेशन ये है कि y का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो एक रिलेशन समझ में आया। इसी का इस्तेमाल किया गया, इस आइडिया का, यानी कि जो कोऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट था, मींस जो भी वेरिएबल्स थे उनके वैल्यूज को अलग अलग पुट करके दूसरे वाले लाइन पे प्रेजेंट करना, काइंड ऑफ रेफरेंस लेना, इसी का आइडिया आया हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग जो है, जो भी एक पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे कोई x पॉइंट हो गया और कोई y पॉइंट्स हो गया, तो इसके हेल्प से हम लोग प्रेजेंट करने लगे। तो यहाँ पे आपका आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया, जहां पे हम लोग कर क्या रहे हैं, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस को दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं चीजों को मैथमेटिकली विजुअलाइज करने के लिए। और फिर यहाँ पे ही इसी का अगला एक्सटेंशन हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिखता है, जहां पे एंगल को इन द फॉर्म ऑफ रेडियन एक्स एक्सिस पे, और जो उसका वैल्यू है वाई एक्सिस पे, वो हमने ऑब्जर्व किया, तो हमें कई अलग अलग तरीके के ग्राफ देखने को मिले। जैसे अगर आपको याद हो तो आपने साइन ग्राफ देखा होगा, कुछ ऐसा। सारे ग्राफ हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे, बस एक छोटा सा आइडिया बस ले रहे हैं। अब आप कहोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? अभी अब देखो, मैं कह रहा हूं ना, सेट थियरी का ओरिजिन है, इसको समझो आप। ये ग्राफ है,
ऐसे ही अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी ग्राफ होंगे। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। ये तो मैंने एक साइन का ग्राफ बनाया। अब आपको मैं एक आइडिया बस दे रहा हूं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक सेकंड में थोड़ा सा मिटा देता हूं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। कैसे सारा कहानी शुरू होता है सेट थियरी का, आप समझो। जॉर्ज कैंटोर कब थे? लगभग कह सकते हो आप 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मतलब 1800 समथिंग। और ये क्यों सेट थियरी इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आ जाएगा। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को एनालाइज कर रहे थे। कहने का मतलब क्या था कि सपोज देयर इज एल्जेब्रिक विजुअलाइजेशन। अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, इसको मैं विजुअलाइज करूं कोऑर्डिनेट पे, तो ये कुछ ऐसा शेप बना रहा है। इसी तरह से मैं बस एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं साइन के ग्राफ को देखूं, साइन के ग्राफ को देखूं, कुछ ऐसा प्रेजेंट हो रहा है ना, कुछ ऐसा प्रेजेंट हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, अभी बस सिर्फ एनालाइज करिए। अगर मैं इसको लिमिट लगा दूं कि मैं y इज इक्वल टू साइन थीटा है, लेकिन मैं लिमिट किस पे लगा रहा हूं कि थीटा मेरा जो है -π/2 से π/2 के बीच में, तो आपको ये फील होगा, ये जो ग्राफ अगर मैं इस साइड को मिटा दूं तो ये आपको फील होगा कि ये वाला जो शेप है सेम ऐसा ही है। ऐसे ही उस टाइम पे ये कर क्या रहे थे जॉर्ज कैंटोर? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज और जो एल्जेब्रिक सीरीज था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, उनमें ये चेक कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये वैल्यूज आपस में सेम एक जैसे हैं। मतलब ये मान लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला विजुअल प्रेजेंटेशन है, और ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब कोई चीज अगर मुझे इक्वल करना है तो कैसे पता चलेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 5 को मैं 5 इक्वल लिखना चाहूं तो सही है, ये तो इक्वल है, और इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 5 - 5 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन को ये चेक करना है कि वो एक जैसे कहां पे हैं, तो ये मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। और यही था, आगे चल के आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, इसी को बोलते हैं फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो, बट पॉइंट ये है कि ये चेक कर रहे थे कहां पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में एक जैसे कहां पर है। और ऐसे कई सारे इन्होंने कलेक्शन ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट के कलेक्शन बताए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कि इस पॉइंट पर क्या है, ये और ये दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। यही जो कलेक्शन था, यहीं से स्टार्ट होता है सेट का। ना एक बार के लिए आप सोचोगे सर सेट इतना इंपॉर्टेंट, समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, अभी आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है बहुत ज्यादा। सी, इसके पहले जब तक सेट का आइडिया नहीं आया था, सेट का आइडिया मान लीजिए इनके द्वारा दिया गया तो 18th 19th सेंचुरी, मान लीजिए 18th और नहीं 19th और 20th सेंचुरी। बट इसके पहले क्या चल रहा था? इसके पहले सिनेरियो कुछ ऐसा था, मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर लेता हूं, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो इनफाइनाइट था, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फिलोसॉफी। इसको जो है क्या करते थे, फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते थे। तो जब फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन में था हमारा इनफाइनाइट, तो कहीं ना कहीं उसको जैसे होता नहीं, लेट इट गो कि यार क्या हो रहा है, क्या ही फर्क पड़ेगा, इट्स अ काइंड ऑफ पूरा का पूरा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब इसको सेट बनाया, तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जब मैंने इसको सेट बनाया, देन इट बिकम अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे एनालाइज किया जा सकता है। सी, अभी तक क्या आइडिया चल रहा था, इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा वैल्यू जिसका कोई एंड ही ना हो, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो।
मतलब जिसका कोई साइज ही ना हो। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको फिक्स कर दे रहे हैं नेचुरल नंबर। अब इसमें देखो, अब क्या इनको अचानक से ऐसा आइडिया, इसके पहले ये आइडिया नहीं था। तो गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो ने एक आइडिया दिया था, गैलीलियो 16th सेंचुरी में। सोचने वाली बात है कि आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 2 का स्क्वायर 4 1 4 9 अप टू इनफाइनाइट। मीन्स इस तरह से मुझे एक बात समझ में आ गया कि जो नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर के इनफाइनाइट से बड़ा होगा। अब फील करके देखो, ये जो नंबर है ये इसके अंदर ही तो है, इस नेचुरल नंबर के अंदर है ना। तो आप इसका मतलब इंटरप्रिटेशन आप समझो कि जहां हम लोग इन्फिनिटी को टच ही नहीं कर रहे थे, वहां आप इन्फिनिटी को कैलकुलेशन के अंतर्गत लेके आ गए। सेट का रोल समझ में आया अभी। अब यहां से एक और आइडिया आया, जैसे आप कहते हो, क्योंकि हम लोग डिस्कस करते हैं, जब हम लोग डिस्कस करते हैं रियल नंबर का, जैसे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब अगर 1 से 2 के बीच में देखा जाए, 1 से 2 के बीच में मुझे नंबर, तो 1.1 कर दूं मैं, चलेगा। 1.11 ये भी चलेगा। 1.111 ये भी चलेगा। कहां तक ऐसे जा सकते हो? 1.99999991 अगला 1। सो इसके बीच में तो एक इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है, जो फिलर का काम कर रहा है, जो फिल कर रहा है, फिलर का काम कर रहा है। और अगर इसके इनफाइनाइट को, यानी कि जो नंबर्स के बीच के जो इनफाइनाइट है, उन सबको अगर मैं कंसीडर करूं, वो वाला इनफाइनाइट तो नेचुरल नंबर के भी इनफाइनाइट से बड़ा हो गया। बाय द वे, इसको बोला जाता है, जो फिलर है उसको बोला जाता है कॉन्टिनम। आगे चल के आपको काम आएगा बहुत कॉन्टिनम का कंसेप्ट। तो कॉन्टिनम जो है हमारा नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेट थियरी। हम लोग सेट थियरी कर क्या रहे हैं? हम लोग सेट थियरी से बड़े छोटे, यानी कि जो इनफाइनाइट है उनको भी बड़ा और छोटे के फॉर्म में ऑब्जर्व करने लगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। कहने का मतलब आइडिया ये था, हमें कलेक्शन को फिगर आउट करना था। इसके हेल्प से हम आगे का जो है बहुत सारे कंसेप्ट इवॉल्व हुए, जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो एक माइंड में इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होना चाहिए ना, कि कहानी हम कर क्यों रहे हैं। ये सही है यहां तक। नाउ जब भी हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा मिटा दूं। जब भी कोई एक नया कंसेप्ट इवॉल्व होता है, कोई भी नया कंसेप्ट आता है, तो उसका रूल्स डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रूल्स डिफाइन नहीं करोगे तो वो अपने में ही कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि वो सही नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप जैसे क्रिकेट खेलते हो, आप मान लीजिए ग्राउंड में, बिग ग्राउंड में आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो वहां पे तो चलो ठीक है, डिफरेंट रूल है। वहीं आप गली क्रिकेट जा रहे हो तो वो वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। पता चला 6 मारे और फिर आउट आपको बोल दिया गया ना। रूल्स डिफाइन करने का मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस आप ऐसे समझो। एक थे रसल मैथमेटिशियन ही थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सेट बेसिकली है क्या। सेट आपका कलेक्शन है। तो ये कह रहे हैं कि सेट जो है एक ऐसा सेट है जो हर सेट को कंटेन कर रहा है। सेट ऑफ ऑल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हर एक तरीके का सेट है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सेट कैन नॉट कंटेन इटसेल्फ। अब ये लग रहा होगा पैराडॉक्स, जब ये खुद को ही नहीं मतलब रख सकता है, तो फिर वो सब चीज का सेट कैसे हो सकता है। कहने का मतलब ये, तो इसको आप ऐसे समझो। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए मेरा एक सेट है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ए बी सी, इस तरह से कई सारे अलग अलग सेट है, ये खुद को इसके अंदर नहीं डाल सकते, खुद को एज ए एलिमेंट नहीं डाल सकते हैं, खुद को एज ए सेट डाल सकते हैं। मींस ये चीज अलाउ नहीं है, ये चीज अलाउ है। आप ऐसे समझो, एस कंटेन कर सकता है एक सेट को, बट एस जो है नहीं कंटेन कर सकता है एक एलिमेंट। या फिर ऐसे समझो, ये एस जो है एक मेरा मोबाइल है, एक मेरा मोबाइल है, ठीक है। और ये जो है एक पैकेट है,
पैकेट है, ये पैकेज कह लो, पैकेज है जिसके अंदर मोबाइल है, जिसके अंदर सेम मोबाइल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये दोनों ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, दो कि इसके अंदर सेम चीज ही है, ठीक है। तो ये दैट इज द रीजन, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और है, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और है, क्लियर। तो इस तरह से इसको रूल्स को डिफाइन करना था। रूल्स के लिए बेसिकली कभी कभी डाउट आता है रसल पैराडॉक्स में, बस रसल पैराडॉक्स का मतलब यही है, आप ऐसे समझ गए होंगे। रूल्स डिफाइन किया गया मींस इसको बोला गया एक्सियोमेटाइजेशन। एक्सियोम का मतलब क्या होता है, एक्सियोम आपने पढ़ रखा होगा। एक्सियोम का मतलब जब भी आप कोई नया चीज बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए कुछ जो आपने फील किया हो, जो आपका इंट्यूशन बेस्ड ट्रुथ है, तो कुछ आप चीजों को ट्रुथ समझते हो विदाउट प्रूफ, और ये आपका रेफरेंस होता है, यही आपका रेफरेंस होता है एक रूल्स को बिल्ड करने में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने गली क्रिकेट के लिए आपने ये बोल दिया कि जो यहाँ पे जो नजदीक वाला बॉल है इससे टच करेगा तो 2 रन, दूर वाले बॉल से टच करेगा तो 4 रन। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये आपका एक इंट्यूशन है जनरली कि हाँ दूर जाएगा बॉल तो मैं 4 रन मान लूंगा, क्लियर, वेरी गुड। तो विदाउट प्रूफ कुछ एक्सियोमेटाइजेशन किया गया, तो कुछ साइंटिस्ट मिलके इसके लिए रूल्स बनाए थे। क्या रूल्स हमें पढ़ना है? नहीं, रूल्स ऑटोमेटिकली जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे अपने आप रूल्स हमारा जो है बिल्ड होता चला जाएगा, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स को, क्लियर। आज बस यही रखते हैं, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे आज। पहले आप इसको बस समझने की कोशिश करो, ये कभी कभी एक जनरल डिस्कशन में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी मेरे बारे में आपको पता चल ही गया है। इसके बाद हम लोग पूरे क्लास में कभी भी ना तो मैं अपने बारे में डिस्कस करूंगा, ना ही चैनल के बारे में डिस्कस करूंगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्लीटली फोकस रहेगा क्लास पे। आपको चैनल के साथ क्या करना है ये आप डिसाइड करो, आपको ग्रो कराना है तो ग्रो कराओ, आपको जैसे भी सही लगता है तो करोगे। बाकी जितना जल्दी ग्रो हो जाएगा उतना ही जल्दी मैं फ्री हो जाऊंगा, अपना वर्क छोड़ के पूरी तरीके से इस पे डेडिकेट कर सकता हूँ। और इसके अलावा तो बाकी कुछ ही कहने के लिए है ही नहीं। तो कल से हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट करते हैं, पूरी तरीके से क्वेश्चंस पे फोकस रहेंगे। आई होप कि आपको ओरिजिन समझ में आया होगा। अगर कोई मैंने मिस्टेक किया हो या फिर कोई डाउट रह गया हो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर कोई मिस्टेक किया हो और अगर आपका करेक्शन पता हो तो प्लीज उसको करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में उसको भी मेंशन करो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।